हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काऊ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे। क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया, और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 2 का क्वेश्चन देखते हैं। The directive principles of state policy are fundamental to governance of the country. Critically analyze the significance of directive principles. इसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ब्रॉड थीम DPSP के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया है, DPSP हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, मतलब बहुत जरूरी है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस को क्रिटिकली एनालाइज करिए।
यहाँ पर बात कुछ ऐसे हो जाएगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस तो बतानी ही है, लेकिन साथ में क्रिटिकली एनालाइज भी करना है। क्रिटिकली एनालाइज मतलब आपको डीपीएसपी की दोनों साइड्स बतानी होगी। अगर इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो यह आपको स्टैटिक बुक के अंदर से मिल सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट का ही क्वेश्चन है, तो आपको इजीली कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान हमें स्ट्रक्चरिंग में करना है। जिस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है इसका आप स्ट्रक्चर किसी भी तरह से दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सभी पार्ट्स को एड्रेस करा जाए। इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे कि डीपीएसपी के बारे में बात हो रही है तो आप उसको ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर मेन बॉडी के अंदर आप उसकी सिग्निफिकेंस को बता सकते हैं। एंड दूसरे एस्पेक्ट में मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट में आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो आपको डीपीएसपी के बारे में उसकी दूसरी साइड को बताना होगा, जैसे कि उसे किस किस बात से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आप उन्हें लिस्ट आउट कर सकते हैं। और फाइनली आप कंक्लूड करेंगे अपना आंसर, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव ना हो, क्योंकि डीपीएसपी अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इसलिए हम इस तरह की चीज़ नहीं बता सकते कि उसे ऑल टुगेदर हटा ही देना चाहिए। आप बैलेंस्ड अप्रोच करके लिख सकते हैं या फिर पूरा पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। इस आंसर के हिंट्स को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। These ends may not be holistic, but you can use them as a compass through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not. चलिए इन्हें देखते हैं। Before we move forward, I would like to tell all of you thank you so much. I am very glad to know that this initiative is helping you in some way. और यही तो मेन मोटिव था। So indirectly or directly, we have the moral responsibility to be consistent with these videos. But sometimes it becomes really difficult to be consistent due to our own limitations, and we are sincerely sorry about it. पर बेस्ट पार्ट यह है कि जब भी आप बताते हैं कि ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो हम उसी स्पीड में वापस आने की कोशिश में लग जाते हैं। वी रियली लाइक टू हेल्प यू। काश यहाँ पर किसी भी तरह के कंस्ट्रेंट्स ना होते, बी इट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बी इट टाइम कंस्ट्रेंट्स, बट दैट्स लाइफ, इसलिए वी विल ट्राई टू बैलेंस इट। एम यही है और यही रहेगा कि आपको रेगुलरली वीडियोस के थ्रू आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते रहें। अभी बहुत कुछ है ऐसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अलावा और भी बहुत कुछ। वी मूव बिकॉज ऑफ यू, आप हमें बताते रहते हैं, जिसकी वजह से हम और करने के लिए इंस्पायर होते रहते हैं। लेट्स सपोर्ट ईच अदर। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन को हमने अभी डिस्कस किया था, इसके आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप डीपीएसपी के बारे में बताकर कर सकते हैं, और उसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को ऐड करेंगे तो आंसर काफ़ी एनरिच दिखाई पड़ता है। तो आपको पता है कि डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। दे कंस्टिट्यूट अ वेरी कम्प्रहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। और ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल्स केस के अंदर कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर आप लिंक या फ्लो बनाने के लिए जो स्टेटमेंट दिया है उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीपीएसपी फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि वह स्टेट के आइडियल्स को डिनोट करते हैं। मतलब स्टेट को अपने दिमाग में रखना चाहिए जब भी कोई पॉलिसी वो बनाएंगे, या फिर वो कोई लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे लॉ वगैरह बनाएंगे, तो उन्हें ये सारे डीपीएसपी को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे कि गुड गवर्नेंस को वो अचीव कर सकें। इस तरह से आप काफ़ी कीवर्ड्स डालकर इंट्रोडक्शन को एनरिच कर सकते हैं। अब हम आगे बॉडी के फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड है सिग्निफिकेंस को बताना, उसे हम बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, डीपीएसपी अगर सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस करनी है तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आता है।
मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कराने में हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स इसके अंदर दिए हैं सारे, वो मोरल परसेप्ट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं उन सारी अथॉरिटीज़ के लिए जो हमारे स्टेट के अंदर है। मतलब उन्हें एक तरह से इंस्ट्रक्शंस देना कि गवर्नेंस किस तरह से करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आप जुडिशियल गवर्नेंस के बारे में लिख सकते हैं। टाइम एंड अगेन डीपीएसपी ने जुडिशरी को काफ़ी हेल्प करी है उन्हें अपनी जुडिशियल रिव्यू वाली पावर को एक्सरसाइज कराने में। नेक्स्ट पॉइंट आप पॉलिटिकल गवर्नेंस के अंदर लिख सकते हैं। डीपीएसपी की वजह से डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर स्टेबिलिटी आती है, कंटिन्यूटी आती है और साथ ही अपोजिशन भी गवर्नमेंट के ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं और डीपीएसपी को बेस लेकर करंट गवर्नमेंट पर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और फाइनली लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस को डीपीएसपी को बेंचमार्क मान के उन्हें कंपेयर कर पाते हैं। इस तरह वह सिटीजन के टुवर्ड्स और अकाउंटेबल हो पाते हैं। यहाँ तक तो बात हुई सिग्निफिकेंस की। अब हमें दूसरा एस्पेक्ट क्रिटिकली एनालाइज के कीवर्ड के अकॉर्डिंग आंसर के कंटेंट को बनाना है। तो इसके अंदर आप बता सकते हैं कि डीपीएसपी की कोई लीगल बैकिंग नहीं है क्योंकि ये नॉन जस्टिफाइबल है। मतलब कोई कोर्ट में नहीं पहुंच सकता यह बोल के कि डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया गया, विच मीन्स इसकी सिर्फ और सिर्फ मोरलिस्टिक वैल्यू है। और फिर आप बता सकते हैं कि ये लॉजिकली अरेंज्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पर्टिकुलर कंसिस्टेंट फिलॉसफी को फॉलो नहीं किया गया है। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज भी मिक्स्ड हैं। इसलिए इसे बोला गया है कि ये लॉजिकली अरेंज नहीं है। फिर नेक्स्ट क्रिटिसाइज आप ये कह सकते हैं कि डीपीएसपी की वजह से गवर्नेंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है अगर इसके प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कराना है तो इन रिटर्न अगर स्टेट ने नहीं किया विच मीन्स नॉन कंप्लायंस हुआ तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। इस तरह से गवर्नेंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और ये कुछ पॉइंट्स आपके नेगेटिव साइड के हो जाएंगे। फाइनली आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि आपने क्रिटिकली एनालाइज किया है तो आप इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि शॉर्ट कमिंग्स होने के बावजूद डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिक्लेयर करता है कि ये हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। ऐसा लिखा गया है, राइट? हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा है ना। ये जो हमारा वेलफेयर स्टेट बनाने का गोल रहता है या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो एम है उन्हें अचीव करने में मदद करता है। सो दे आर लाइक लाइफ गिविंग प्रोविजंस एंड एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशन। इस तरह से आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक यह सब समझ में आया होगा। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं। कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग। जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।